चलिए तो बात होने वाली है सबसे पहले क्रिप्टो ईटीएफ की। क्या क्रिप्टो बाजार में सब कुछ ठीक ठाक होने को है? अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी मिलने के बाद इस पर फिर से अब बहस छिड़ गई है। साफ तौर से अमेरिका में 11 कंपनियों को बिटकॉइन ईटीएफ के लिए मंजूरी तो मिल गई है और इसमें भारतीय निवेशक भी अब निवेश कर पाएंगे। अभी भारत में क्रिप्टो खरीदने पर अगर देखा जाए तो 1% टीडीएस लगता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईटीएफ के जरिए क्रिप्टो में निवेश पर 1% टीडीएस अब नहीं लगेगा और क्रिप्टो के जो पक्षधर हैं सालों से बिटकॉइन ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कवायद भी करते आए हैं। तो क्या ईटीएफ के जरिए बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए? बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और क्रिप्टो मार्केट के दो जाने माने शख्स हमारे साथ इस खास पेशकश में भी जुड़ गए हैं। रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर रजीत खुराना और बिटपिंस के सीईओ गौरव ठाके। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और काफ़ी अरसे बाद हालांकि आप दोनों से मुलाकात हो रही है, तो आप दोनों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए गौरव, आप ही से मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि जहां तक बिटकॉइन ईटीएफ्स की बात है, वॉल्यूम्स की जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जब से इसको मंजूरी मिली है, वो तो कई गुना बढ़ गया है। किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं आता हुआ, खासतौर से भारतीयों की तरफ से? राइट तो बिटकॉइन ईटीएफ में काफी हद तक लास्ट वीक वो लाइव हुआ और ऑलरेडी $10 बिलियन के ट्रेड्स हो चुके हैं। यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली ईटीएफ के ट्रेड्स हो रहे हैं। इंडिया में भी उसका उतार चढ़ाव के कारण वी सॉर्ट ऑफ सीन ट्रेड वॉल्यूम पे इम्पैक्ट। चीजें और स्ट्रीमलाइन हो रही है। अभी जिस वे से ईटीएफ्स वर्क करते हैं वैसे ही अगर बिटकॉइन ईटीएफ इंडिया में भी आ जाए, कोई एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इसे ऑपरेट कर पाए या फिर उसे ऑफर कर पाए यूजर्स के लिए, तो इंडियन यूजर्स उससे आराम से उसमें निवेश कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूट है बाहर के यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना। अभी के लिए अगर यूजर्स को इन्वेस्ट करना है तो कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे वो लोग साइन अप करके वहां पे एसआईपी ऑफर करते हैं काफी एक्सचेंजेस, तो एक एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड करके बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को। और विस्तार से हम चर्चा में आगे बात करेंगे, लेकिन अजीत जी, गवर्नर साहब की तो स्टेटमेंट हमने आती हुई देखी, उनका रुख हमने आता हुआ देखा, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो लग रहा है कि पार्टी शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन फैक्टर कुछ है नहीं क्रिप्टो में, और इसीलिए खासतौर से भारतीयों को ईटीएफ लॉन्च होने की ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप भी पक्षधर रहे हैं मेरे ख्याल से इस तरह के एक और जरिए के, तो बताइए आपका क्या रुख है? देखिए, क्रिप्टो खास करके आज बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, उसकी काफी खूबियां होती हैं। एक खूबी ये होती है कि उसका जो वित्तीय मुनाफा या नुकसान है उसके अंदर आप भागीदारी ले सकते हैं। उस दिशा से अगर हम देखें तो बिटकॉइन ईटीएफ यूएस में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो बाकी उसकी खूबियां, उसका इससे कोई फर्क फायदा नहीं होता। आरबीआई गवर्नर जी का जो रवैया रहा है वो तो हमेशा से एक कंसिस्टेंट रहा है, उन्होंने हमेशा अपना पक्ष यही रखा है और हमारा रवैया उनसे बिल्कुल विपरीत है। मुझे लगता है कि बहुत सारे, ज्यादातर इंडियन जो निवेशक हैं वो यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। कुछ है जो कि अलग अलग एप्स या फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू करते हैं, मगर अगर लोगों को ऐसा लगा कि भारत में जो बिटकॉइन के ऊपर या क्रिप्टो के ऊपर जो 3 टैक्स के डंडे पड़े हैं, 30% फ्लैट टैक्स, लॉस ऑफसेट नहीं होता और टीडीएस लगता है, इससे बचा जा सकता है। और इससे बचने के लिए वो 20% टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वन टाइम देने को तैयार हो, तो ऐसा देखा जा सकता है कि भारतीय निवेशक भी यूएस के जो ईटीएफ है बिटकॉइन में उसमें भाग ले सकते हैं एलआरएस के जरिए। ले सकते हैं एलआरएस के जरिए, लेकिन वाकई क्या ऐसा करना चाहिए अब तक? क्योंकि गौरव, जो आपने बताया, भारतीय निवेशकों की तरफ से कोई खास रुझान आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ईटीएफ्स के अराउंड एक्साइटमेंट है, बट एक्सपोजर लेने के लिए या फिर उसमें निवेश करने के लिए अभी भी यूजर्स इंडियन एक्सचेंजेस या इंडियन प्लेटफॉर्म्स से निवेश कर रहे हैं। एलआरएस का फ्लो कॉम्प्लिकेटेड है और वो उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी बिल्ट इन भी नहीं है, तो अगर यूजर इन्वेस्ट करने जाता है तो उसे वो महंगा पड़ता है रादर देन सॉर्ट ऑफ कोई यूएस यूजर के लिए जैसा वो फ्लो होता है। तो उससे बेटर ये एक फ्लो बन जाता है कि आप डायरेक्टली किसी एक्सचेंज पे साइन अप करके आप उसमें निवेश कर सकते हो, सिस्टमैटिकली कर सकते हो, सो दैट आप ज्यादा जब
काफी न्यूज होती है बिटकॉइन के बारे में, उस टाइम पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट वो हमेशा बेस्ट टाइम नहीं होता है। तो टिपिकली जब चीजें लाइक थोड़ी डाउन होती है, एक एसआईपी फॉर्म में अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहोगे तो वो एक बेटर वे होता है। इंडियन यूजर्स में काफी एक्साइटमेंट है अभी। ये भी हो रहा है कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम पे क्या ईटीएफ आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, उस चीज पे भी काफी सारा लाइक कम्युनिकेशन हो रहा है। काफी सारे लोग उस पे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो हो जाए ना। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए तो ये पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ न्यूज है। एंड इस टाइप से अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडिया में भी आ पाता है, लाइक दैट वुड क्रिएट एक जरिया जिसके थ्रू लोग एकदम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और नॉर्मल चैनल्स के थ्रू जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं कोई भी इन्वेस्टिंग ऐप के थ्रू, उस टाइप से कर पाएंगे। यहाँ पर एक जरिया तो आपको नया मिल गया है, लेकिन अजीत जी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम बहुत ही लेमैन भाषा में दर्शकों को समझाए भी कि जिस तरह से हम इक्विटी बाजार में एक ईटीएफ में पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं, क्या क्रिप्टो में भी इसी तरह की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है? क्या इसी तरह से क्रिप्टो ईटीएफ भी अब बिटकॉइन में देखा है? गौरव ने बताया कि बाकी टोकन्स में भी हो सकता है कि हम जल्द ही ईटीएफ आता हुआ देखें। तो बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है एक बिटकॉइन ईटीएफ में और एक नॉर्मल बिटकॉइन में पैसे लगाने का अंतर, अगर मैं समझूं तो? बहुत ही सरल तरह में समझना चाहे तो समझो आप सोने में निवेश करते हैं, सोना में निवेश करते हैं, और आप निवेश के हिसाब से सोना लेते हैं, ना कि गहने बनाने के हिसाब से। तो आप घर में लॉकर में सोना रख सकते हैं या किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड में जाके निवेश कर सकते हैं। अगर आपको सोना सिर्फ लॉकर में रखना है और उसका उपयोग में नहीं लाना, तो शायद जो फाइनेंशियल सोना है, जैसे बिटकॉइन ईटीएफ कहते हैं, वो बेहतर, सॉरी गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, वो बेहतर रहेगा। बिटकॉइन में कुछ हद तक यही है, क्योंकि बिटकॉइन कहां पर रखा जा रहा है इस पर कई निवेशकों को बहुत चिंता रहती है। क्या हम वॉलेट में रखेंगे, क्या हम एक्सचेंज में रखेंगे? अगर इस प्रकार की चिंता लोगों को है तो ईटीएफ का जो माध्यम है वो बेहतर रहता है। बिटकॉइन खरीदने में भी जो एक्सचेंज होती है वो कुछ आपसे चार्ज लेती है, फीस लेती है, और ईटीएफ खरीदने में भी वो आपसे फीस लेते हैं। तो उस मामले में दोनों एक बराबर है। बिल्कुल। और जिस तरह से गौरव हम इक्विटी मार्केट में जब ईटीएफ में पैसे लगाने की बात करते हैं तो उनका एक किफ़ायती होना ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है निवेशकों पर, वो एक काफ़ी बड़ी फ़ायदे की बात होती है। तो यहाँ पर भी जब आप क्रिप्टो ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी किफ़ायतीपना हमें देखना होगा? डेफिनेटली देखा जाना चाहिए, बट जिस वे से टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का, एलआरएस में जो टीसीएस लगता है उसके कारण ईटीएफ में इन्वेस्ट करना जो बाहर वाले हैं वो किफायती नहीं हो पाता है। मतलब अगर ट्रेड फी कम है उस ईटीएफ की 0.2%, 0.25% से 0.5%, इस टाइप के ट्रेड फीस है डिफरेंट ईटीएफ्स के बिटकॉइन के। बट जो मनी ट्रांसफर होता है एलआरएस के थ्रू, और वहां पे जो टीसीएस कलेक्शन या फिर टैक्स जो लग रहा है वहां पर, उसके कारण वो एफिशिएंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां पे 20% टीसीएस लग जाएगा या फिर और कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। तो उसके कारण ही इंडियन लाइक एक्सचेंज के थ्रू वो एक्सपोजर लेना इजियर है, किफायती अभी यूजर्स के लिए, वर्सेस वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। अभी भी ग्लोबल स्टॉक्स में जो यूएस बेस्ड स्टॉक्स है जिसके बारे में लोगों को पता है, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उसमें इंडियंस का इन्वेस्टमेंट इज लाइक 4 लाख से भी कम इंडियंस ने अब तक उसमें किसी भी फॉर्म फैक्टर में इन्वेस्ट किया है, वर्सेस एसआईपी करने वाले लाइक निवेशकों की संख्या है 8 करोड़ के आसपास। सो ये काफी बड़ा डेल्टा है इन टर्म्स ऑफ जो लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर भी लोग प्रेफर करते हैं कि इंडियन एक्सचेंज या फिर इंडियन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कर पाए जो सेबी या किसी के थ्रू रेगुलेटेड हो। अभी इंडिया में रेगुलेशंस क्लियर उसमें होते जा रहे हैं। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसके अराउंड काम कर रही है, जो एक्सचेंजेस के लाइक जो भी उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको मॉनिटर करके उसे रेगुलेट करने के ओर पे ले जा रही है।
अजीत जी, गौरव की ही बात को आगे ले जाते हुए एक बार फिर से आसान भाषा में जो LRS के जरिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको ज़रा हमें समझा दीजिए। और कैसे केवल अगर वो लोग जिन्होंने क्रिप्टो में अभी तक पैसे नहीं लगाए हैं, और ETF एक ऐसा जरिया है जहाँ पर उनको, क्योंकि टैक्स एक ऐसा एंगल है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग डिस्करेज हो गए, ठीक है, तो अब इन्हीं लोगों को अगर ETF के ज़रिए पैसे लगाने का एक मौका दिखाई दे रहा है, तो पूरी प्रक्रिया हमको समझा दीजिए। और जैसा कि गौरव ने बताया कि मेरे ख्याल से कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए, खर्च के हिसाब से देखा जाए, तो शायद ETF इतना किफ़ायती ना बैठे जितना आप सोच रहे हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं 100 रुपए आज रेमिट करता हूं अपने बैंक के थ्रू किसी यूएस ब्रोकरेज में, तो उसमें 20 रुपए हम लोग TCS काट लेते हैं। तो ये पड़ती है बहुत बड़ी मार, लेकिन ये एक बार मार पड़ती है। यदि हम भारत में निवेश करते हैं तो मैं 100 रुपए डालता हूं तो पूरा 100 रुपया जाके पड़ जाता है बिटकॉइन में। उसके बाद मैं खरीदता बेचता हूं तो हर समय मुझे प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन लॉस होता है वो ऑफसेट नहीं कर पाते, और हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS लगता है। तो आपका जो निवेश करने का मेथड है उससे डिसाइड करेगा कि किफायती कौन सा हुआ। अगर आप एक बार निवेश करके भूल जाना चाहते हैं और जो आपका 20% TCS कटा वो वैसे ही आपने एनीवे टैक्स अथॉरिटीज को देना था अपनी अदर इनकम की वजह से, तो यूएस में ETF में इन्वेस्ट करना बहुत किफायती है। अगर आप मुख्य तौर पर सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो जो 20% TCS आपको लगेगा वो बहुत बड़ी मार होगी, क्योंकि आपके 100 रुपए में से बस 80 रुपए का निवेश होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत में लगभग 4 लाख ही लोग हैं जो निवेश करते हैं यूएस स्टॉक्स में, जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल वगैरह। उन 4 लाख लोगों के लिए तो रास्ता बना हुआ है, क्योंकि उनके पास पैसे ऑलरेडी बाहर पड़े हैं। क्या नए लोग इसमें अपने अकाउंट्स खोलेंगे, ये अब देखना बाकी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तमाम पहलू हमने क्रिप्टो ETF में निवेश करने को लेकर डिस्कस तो कर लिए हैं। गौरव, प्लेटफॉर्म्स के लिहाज से क्या दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे कि किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से पहले क्या अपनी ओर से आपको एक रिसर्च कर लेनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए? हालांकि अभी तो हम केवल बिटकॉइन ETF की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर ये और बाकी टोकन्स पर भी लागू हो जाता है तो क्या तैयारी आपकी तरफ से होनी चाहिए? करेक्ट। प्लेटफॉर्म्स के इसमें यूजर्स को बेसिक कुछ चीजें चेक कर लेनी चाहिए कि वहां पे उनका KYC प्रोसेस कैसा है, क्या स्ट्रिंजेंट KYC प्रोसेस है, वहां पे डिपॉजिट करने में सुविधा है क्या, आप UPI से, IMPS, अलग अलग मैकेनिज्म से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो क्या, और ट्रेड जब आप कर रहे हो तो आप एक लार्ज साइज अगर ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पे प्राइस का उस पर इम्पैक्ट कैसा होता है, क्या आपको बेटर प्राइसिंग मिलती है, उस एक्सचेंज की ट्रेड फीस कैसे है एज कम्पेयर टू अदर सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। और इन जनरल वहां पे लाइक अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉ भी करना है, तो आपको अगर क्रिप्टो विड्रॉ करके आपके एक वॉलेट में रखना है, क्या वो सुविधा भी अवेलेबल है, क्या वो ब्लॉक्ड है, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए एक यूजर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करके, एंड उसके बाद अपना निवेश शुरू कर सकता है। मैं आप दोनों को बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वक्त हमें YouTube पर लाइव भी देख रहे हैं, और उन्हीं तमाम दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूं कि अगर अजीत से, गौरव से कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं, ETF पर ही नहीं, अगर क्रिप्टो पर ही सवाल पूछना चाहते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि मैं सवाल ले सकूं। लेकिन जो मुख्य तौर पे लोगों की एक क्वेरी सामने आ रही है अजीत जी, वो यही है कि किस टोकन में अब मुनाफा मिलने वाला है। सबको मुनाफे की पड़ी हुई है, और मेरे ख्याल से इक्विटी बाजार में तो आज जो हमने ज़ोरदार गिरावट देखी है उसके बाद अब सबका ध्यान थोड़ा क्रिप्टो की ओर बढ़ जाएगा, अगर उनके भी पैसे उसमें लगे हुए हैं। बताइए अजीत, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए। आपके दर्शकों को भी देता हूँ और आपको भी देता हूँ, आप भी जरा इसके बारे में सोचिए कविता जी। मगर आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी ने मुझे ये इक्विटीज के बारे में पूछा होता और वो बिगनर निवेशक होते तो हम उन्हें कहते कि जाओ म्यूचुअल फंड में लगाओ या इंडेक्स फंड में लगाओ। चूंकि इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कोई रेप्यूटेड अवेलेबल नहीं है क्रिप्टो मार्केट में, हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की है, तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में यदि म्यूचुअल फंड नहीं होता तो हम कैसे निवेश करते, ये सवाल रहता है। तो उस समय हम कहते हैं कि बहुत लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं और बहुत ही छोटे स्मॉल कैप जिन्हें पेनी स्टॉक कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम निवेशक को हमेशा यही कहते हैं कि जो स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक वगैरह, उससे इस समय दूर रहो अगर आपके पास रिसर्च करने का ज्यादा जरिया नहीं है। जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें रहो, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उस प्रकार का देखने को नहीं मिलता। यही स्ट्रैटेजी लेकर मेरा यही कहना रहेगा कि
अगर मेरी तरह आप ये मानते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ आने से शायद यूएस बाजार में बहुत पैसे ईटीएफ में जाएं, जिससे कि ईटीएफ कंपनीज को बिटकॉइन खरीदना पड़े, जिससे कि बीटीसी की डिमांड, बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इस समय तो मैं यही कहूंगा, जो नए निवेशक हैं जिन्होंने आज तक क्रिप्टो में निवेश नहीं किया, शायद मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बस बिटकॉइन से ही शुरुआत कीजिए, समझिए, और जब आपको पता चले कि टोकन्स का रिसर्च कैसे किया जाता है, तभी अन्य टोकन्स के बारे में सोचिए। गौरव, मुझे बताइए आपके प्लेटफॉर्म पर कितना उत्साह अब, एक तो पूरे 2023 का अगर मैं कमोबेश रिकैप समझना चाहूँ तो कैसा रहा है आपके प्लेटफॉर्म के संदर्भ से, और साल की शुरुआत आपने कहाँ कैसे होती हुई देखी है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में, या किसी स्पेसिफिक टोकन का अगर कोई ट्रेंड भी आप साझा करना चाहें हमारे साथ। तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में काफी पॉजिटिव स्टार्ट रही है। नए यूजर्स लाइक आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, एंड ट्रेड वॉल्यूम वगैरह पे वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरी चीज ये है कि जैसा अजीत ने काफी सरल शब्दों में समझा है कि अगर आप के पास रिसर्च का टाइम नहीं है तो लार्जर लाइक इन्वेस्टमेंट या फिर लार्जर कैप्स जो होते हैं, सो इस केस में बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि एक सिस्टमैटिक वे में करिए, कि एसआईपी फॉर्म में करिए या फिर मंथली वीकली कोई एक फ्रिक्वेंसी से आप करते रहिए। एक्सचेंजेस पे तो डेली एसआईपी का भी प्रावधान है क्रिप्टो के केस में, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। सेकंड इज कि जैसे भी बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया है, तो एक काफी स्पेकुलेशन उस डायरेक्शन में बन रहा है कि इथेरियम पे आने के चांसेस है, और इथेरियम अगेन इज अ लार्ज कैप, तो वो एक एक्सपोजर पॉजिटिव रहने के काफी आशंका है कि इथेरियम माइट सॉर्ट ऑफ हैव अ लार्जर अपसाइड इन द कमिंग डेज। तो वहां पे लोग देख सकते हैं, और इथेरियम में रिस्क भी थोड़ी लिमिटेड है बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप। बाकी जो टोकन्स वगैरह है एंड ऑल, उसके अराउंड यूजर्स थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। कुछ मेट्रिक्स वो लोग देख सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है, कितने लोग उस पर डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो जैसे पी बाई रेशियो हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स में, या फिर कंपनी का बैलेंस शीट देखता है, उनका ये देखता है, कैश इन हैंड देखता है। क्रिप्टो मार्केट में आप वो सब चीजें यूजर एक्टिविटी से देखते हो कि कितने नए एड्रेसेस क्रिएट हुए, कितने नए यूजर्स उस प्लेटफॉर्म पे है, कितना फंड मूवमेंट हो रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, कितने लोगों ने फंड्स स्टेक करके लॉक करके रखे हैं, और उसके बेसिस पे उस ब्लॉकचेन का या फिर उस टोकन के बारे में आपको एक इंसाइट मिलता है, जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे उस पर। विस्तार से गौरव आपने जानकारी दे दी, और इस बीच दो दर्शक हैं यूट्यूब पे जो सवाल भी पूछ रहे हैं। अजीत, आपके पास आऊंगी। अरुण है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको इस वक्त लाइव यूट्यूब पर, और क्रिप्टो विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आती है क्या, ये इनका सवाल है। ये सवाल एक्चुअली आपको गौरव से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब क्रिप्टो विड्रॉल की बात कर रहे हैं, वो क्रिप्टो विड्रॉल फ्रॉम एक्सचेंजेस से बात कर रहे हैं, तो ये गौरव का सवाल है। तो गौरव आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ। तो इंडिया में कुछ एक्सचेंजेस में क्रिप्टो विड्रॉल्स वगैरह पे सर्टेन लिमिटेशंस डाल दी गई है। तो कुछ एक्सचेंजेस बस आपको आईएनआर से डिपॉजिट और आईएनआर से विड्रॉल अलाउ करते हैं। आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, आईएनआर के फॉर्म में क्रिप्टो नहीं कर सकते हो। तो वैसा एक लिमिटेशन कुछ एक्सचेंजेस ने डाल के रखा है, सो दैट अगर मतलब कोई क्रिप्टो बाहर लेके जाता है तो कुछ रूल्स अभी जैसे क्लियर नहीं है रेगुलेटरी साइड पे इन टर्म्स ऑफ फंड मूवमेंट आउटसाइड बॉर्डर्स एंड ऑल, तो कुछ एक्सचेंजेस ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो जैसे मैंने कहा था कि जब आप एक्सचेंज डिसाइड कर रहे हो तो ये सारी चीजें एक बार एवेल्युएट कर लीजिए, और उसके बेसिस पे आप एक कॉल ले सकते हो कि हाँ आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, और वो फीचर्स किस एक्सचेंज में अवेलेबल है उसके बेसिस पे। सवाल तो मेरे ख्याल से आप ही से मुझे पूछ लेना चाहिए, और हर किसी को इसके जवाब का भी इंतजार है। रणबीर पूछना चाह रहे हैं कि सरकार क्रिप्टो पर टैक्स में बदलाव कब करेगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कविता जी? जी अजीत, जी जी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं 2018 से विजिटर रहा हूँ, और ये डिस्कशन रही है। तो यहाँ पर ना 3 प्रकार की मार पड़ रही है हमको। एक जो कि बिल्कुल ही बेतुकी है
कि आप निवेश में मुनाफा करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो लॉस होगा वो ऑफसेट नहीं कर सकते। ये कहीं भी नहीं देखा गया। तो ये तो जल्द से जल्द बिल्कुल ही इर्रेशनल है, विश्व भर में कभी ऐसा नहीं होता, ये तो बंद होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा मार लोगों को रोजमर्रा के निवेश में पड़ रही है वो है 1% टीडीएस की। 1% टीडीएस जब निर्मला सीतारमण जी ने इंट्रोड्यूस किया था तब ये कहा था कि इससे हम ट्रांजैक्शन का ट्रैक रख सकेंगे। ट्रैक रखने की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मगर उसके लिए 1% होना जरूरी नहीं है। वो 0.1% पे भी उतना ही टैक्स रखा सकते हो, 10% पे भी उतना ही। तो वहां पर एक छोटा सा 0.01 या ऐसा परसेंट टैक्स होना चाहिए, क्योंकि इस टीडीएस की वजह से ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम होने की वजह से देश का भी टैक्स का नुकसान हो रहा है। और आखिर बात रही 30% टैक्स स्लैब की। इसके बारे में कई लोग बहुत नाखुश हैं कि 30% फ्लैट टैक्स क्यों है, और कई लोगों को परवाह नहीं हो रही पड़ रही, क्योंकि वो वैसे ही 30% टैक्स लाते हैं। मुझे ये बहुत उम्मीद है कि जो 3 चीजों की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 फरवरी को बजट है और मैं जरूर आपसे उसके बाद बात करूंगा कविता जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम इन 3 में से एक पर रियायत तो हमें जरूर मिलेगी, और वो मेरी उम्मीद है कि टीडीएस का रेट कम होगा और साथ ही साथ जो लॉस ऑफसेट ना करने की बात है वो भी हटाई जाएगी। ये काफ़ी राहत की बात होगी अगर इस तरह का कुछ ऐलान हो गया बजट में। एक और सवाल जो कि मेरे ख्याल से गौरव आपने अपने पहले जवाब में भी कवर किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि दर्शक ने पूछा है तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पंकज कपूर साहब पूछ रहे हैं, घरेलू मार्केट में भविष्य में बिटकॉइन ईटीएफ आने की संभावना कितनी आप लोगों को दिखाई दे रही है होती हुई? गौरव। फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज हो, बट उसके लिए कुछ चीजें ऑलरेडी इन प्लेस होनी चाहिए। तो जैसे बिटकॉइन ईटीएफ यूएस में भी उसके बाद आया जब एक कोर्ट ने एक ऑर्डर करके स्पेसिफाई कर दिया वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को कि आपके डेडलाइन है 10 जनवरी तक आपको एक आंसर देना होगा। आप लास्ट 10 ईयर से टाल रहे हो। सो फर्स्ट बिटकॉइन ईटीएफ यूएस में फाइल हुआ था 2013 में। तब से सारे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ रिजेक्ट होते आए हैं और 2023-2024 में जाके वो फाइनली अप्रूव हुआ जब एक कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 4 मंथ पहले सितंबर में कि 10 जनवरी इज योर लास्ट डेट टू सॉर्ट ऑफ टेक एंड गिव अ फाइनल कंक्लूसिव कॉल ऑन दिस। तो कुछ चीजें वैसे ही टाइप मैकेनिज्म इंडिया में भी होगा। एक वो स्ट्रक्चर बनेगा, कौन रेगुलेटर इसके ऊपर डिसीजन लेगा, वो सारी चीजें बनेगी और उसके बाद भी सी की वो आने के चांसेस है। अजीत जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मेरी खुद पर्सनली आरबीआई और सेबी से इस टॉपिक पे बात हुई है, ऑल्दो कुछ साल पहले। और रवैया यह है कि यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं रेगुलेटर के। पहला ये कि क्या उन्हें बिटकॉइन ही पसंद नहीं, मतलब बात मत करो हमसे, जो कि इस समय आप देख रहे हो कि आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने इस प्रकार का अपना बताया है ओपिनियन। और दूसरी बात यह है कि देखो बिटकॉइन क्या है, वो निवेशक के ऊपर है, खरीदना चाहे खरीदे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बट जो मिसयूज होता है, जो दुरुपयोग होता है, उससे हम बचना चाहते हैं। तो जो दूसरी जो तकलीफ है सरकार को या किसी भी रेगुलेटर को होनी चाहिए, वो ईटीएफ काफी हद तक दूर करते हैं। क्योंकि ईटीएफ में आप अपने समझो इंडियन ईटीएफ हुआ बिटकॉइन का, तो आप अपने बैंक अकाउंट से रुपीस ट्रांसफर करोगे अपने ब्रोकरेज अकाउंट में, वहां ट्रेड करोगे और जब निकालोगे तो रुपीस रहेंगे, आपके हाथ में कभी बिटकॉइन नहीं आएगा। राइट? तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए बहुत ही, अगर बिटकॉइन बैन नहीं है, क्योंकि बैन नहीं है, गौरव जी चला रहे हैं एक्सचेंज इंडिया में, तो बिटकॉइन ईटीएफ तो एक्चुअली एक ज्यादा कानूनी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ज्यादा लीगली साउंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी इंडिया में बिटकॉइन ईटीएफ आने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये सवाल पूछा जाता है आरबीआई से, हालांकि ये सेबी के दायरे में आता है, राइट, ईटीएफ बनाना। बट मैं ये काफी श्योर हूं कि इस समय मेरे ख्याल से 11 देशों में बिटकॉइन ईटीएफ है। यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए इतनी बड़ी बात बनी, पहले से मेरे ख्याल से 11 देशों में बिटकॉइन ईटीएफ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। इस समय जैसा गौरव कह रहे हैं कि इंडियन निवेशक बाहर ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, ये शायद कुछ छोटे हद तक ही हो, लेकिन अगर ये बड़े तहत से होने लग जाए तो देश का नुकसान, बिल्कुल नुकसान होगा। और मेरे ख्याल से एक एक कदम फूक फूक रखना चाहते हैं तमाम रेगुलेटर्स भी, और मेरे ख्याल से आप जैसे संस्था भी जब इस तरह का फीडबैक देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है संज्ञान में भी आ जाती हैं। बहरहाल चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका, अजीत आपका, समय निकाला और इस पूरे मामले पर दर्शकों को राय दी।